इतने सारे प्रश्न और जवाबदेही से सुमन जी घबरा कर रहते हुए कहने लगी कि वह चोर नहीं है। उन्हें सच में कुछ याद नहीं आ रहा है। वह सुबह तक यहाँ से जरूर चली जाएंगी। लता से उनका रोता देखा न गया। उसने पुलिस वालों से कहा, हम सुबह खुद ही उन्हें छोड़ आएंगे। पुलिस चली गई, लेकिन अमर अभी भी असमंजस में ही था। लता और अमर को 1 महीना हुआ था इस नई कॉलोनी में आए हुए। अभी ज़्यादा लोग नहीं बसे थे और जो परिवार थे भी अपने काम से काम रखते थे। हाँ, पड़ोस की आंटी अवश्य लता को सचेत कर गई थी, किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा न खोले। अमर के माता पिता का देहांत हो चुका था। अपनी आगे की पढ़ाई उसने अपने बुआ के यहाँ रहकर की थी। फिर बैंक में नौकरी लगने के बाद लता से उसका परिचय हुआ था। लता उसे पहली ही नज़र में भा गई थी। लता की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ विहीन संतान को पिता ने अपने स्नेह से सींचा था। सुंदर होने के साथ साथ उसमें संस्कारों का भी मिश्रण था। पिता की तबीयत खराब होने के कारण उसे बैंक में कुछ कागजी कार्रवाई के लिए आना पड़ता था। अमर की सहायता से समस्त कार्य निर्विघ्न रूप से हो गया, लेकिन प्रेम का अंकुर दोनों के ही हृदय में पैदा हो चुका था। लता के पिता ने सहर्ष इस विवाह के लिए सहमति दे दी थी। कुछ रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों परिणय सूत्र में बंध गए थे। जीवन निर्बाध गति से चल रहा था। शादी के 1.5 सालों में नोक झोंक के सिवा और कोई झगड़ा नहीं था। इस बीच 2 घटनाएं घटी। लता के पिता हृदय गति रुक जाने से काल के गर्त में समा गए और अमर का स्थानांतरण हो गया। दिल्ली में कुछ दिन तो घर व्यवस्थित करने में लग गए। आसपास का शांत माहौल लता को बेहद सुकून देता। उस दिन बुधवार था। अमर के ऑफिस जाने के बाद घरेलू कामों को निपटा कर लता बरामदे की आराम कुर्सी पर बैठी मैगजीन के पन्ने पलटने के साथ ही अपने विचारों में खोई हुई थी कि तभी एक आहट ने उसे चौंका दिया। कुछ हड़बड़ाहट और आंटी की हिदायत को ध्यान में रखते हुए लता ग्रिल खोलकर गेट तक आई। पहली ही नज़र में वो लता को माँ जैसी लगी, लेकिन अगले ही पल अपनी आवाज़ को कठोर बनाते हुए उसने आने का कारण पूछा। महिला ने उत्तर दिया, उनका नाम अनीता देवी है, दिल्ली में ही रहती है, किसी काम से बाहर गई थी, आज ही वापस लौटी है। स्टेशन पर ट्रेन लेट होने की वजह से उनके बेटे समय पर नहीं पहुँचे। वह अकेली घर जाने के लिए निकली और रास्ता भटक गई है। उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कमजोर हो गई है, कुछ देर बाद याद आ भी जाता है। लता का मन पसीज गया। गेट खोलकर उन्हें बरामदे की कुर्सी पर बैठाया और एक ट्रे में पानी और मिठाई लेकर आई। अनीता जी ने एक मीठी मुस्कान के साथ लता को देखा। लता के साथ बातें करते हुए वह काफ़ी सहज हो चली थी, लेकिन लता का दिमाग कहीं और ही दौड़ रहा था। उसने मोबाइल पर अमर को संदेश भेज दिया कि वो जितनी जल्दी हो सके घर आ जाए। संदेश मिलते ही अमर आधे दिन की छुट्टी लेकर 3:45 तक घर पहुंचा। तब तक लता और अनीता जी दोपहर का खाना निपटा चुकी थी। अमर ने एक सशंकित नज़र अनीता जी पर डाली और वहीं सोफे पर बैठकर वही कहानी सुनी जो उन्होंने लता को सुनाई थी। अमर को उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह शयन कक्ष में चला गया। उसने इशारे से लता को भी बुला लिया। कुछ देर तक दोनों गहन विचार करते रहे। फिर कुछ सोचकर पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन करके जैसे ही दोनों बाहर आए, अनीता जी तब तक डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म भजिया और चाय रख रही थी। उन्होंने कहा, पहले नाश्ता कर लो, बातें तो बाद में होती रहेंगी। नाश्ता खत्म होने से पहले ही पुलिस आ पहुंची। फिर बहुत सारे प्रश्न एक साथ अनीता जी को झेलने पड़े, जैसे अब तक उनके बेटों ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई, अगर ट्रेन लेट थी तो उनके बेटों ने पूछताछ विभाग से संपर्क क्यों नहीं किया, उनकी याददाश्त जब कमज़ोर है तो उन्हें अकेले यात्रा पर भेजने का क्या मतलब है। इतने सारे प्रश्न और जवाबदेही से अनीता जी घबरा कर रोते हुए कहने लगी कि वह चोर नहीं है, उन्हें सच में कुछ याद नहीं आ रहा है, वह सुबह तक यहाँ से जरूर चली जाएंगी। लता से उनका रोता देखा न गया। उसने पुलिस वालों से कहा, हम सुबह खुद ही उन्हें छोड़ आएंगे।
पुलिस चली गई, लेकिन अमर अभी भी असमंजस में ही था। रात का खाना भी अनीता जी ने आग्रह करके खुद ही बनाया और परोस कर खिलाया भी। एक गृहस्थी करते हुए लता और अमर को यह सुख नहीं मिला था, इसलिए उन्हें भी अच्छा लगा। सुबह 7:30 बजे अमर की आंख खुली। लता अभी तक सो रही थी। वह हड़बड़ा कर उठा और दूसरे कमरे में अनीता जी को न देखकर उसका शक और पुख्ता हो गया। उसने सभी कीमती चीज़ों पर सरसरी निगाह डाली। सब चीज़ें यथास्थान पर ही थीं। वह बगीचे में गया तो ठगा सा रह गया। अनीता जी फूल चुन रही थी। लज्जित होकर वह अंदर आ गया। तब तक लता भी उठ गई थी। नाश्ते के बाद उन्हें निकलना था। जाते समय अनीता जी रोने लगी। उन्हें लता से स्नेह हो गया था। लता की भी आंखें भर आई। अमर के साथ गाड़ी में बैठकर वह रास्ता बताती जा रही थी। एक बार फिर संदेह का बीज अमर के मन में पनपा कि वह कहीं याददाश्त जाने का नाटक तो नहीं कर रही थी। एक गली के मुहाने पर उन्होंने कार रोकने के लिए कहा और बोली, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अमर की इच्छा थी कि एक बार इनके भरे पूरे परिवार को देखे। कम से कम इनके बेटे को तो एक बार हमारा धन्यवाद करना चाहिए। अनीता जी चुपचाप एक ओर बढ़ने लगी। अमर ने भी कार मोड़ ली, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसका मन नहीं माना और उसने कार वहीं मोड़ दी जहां उसने अनीता जी को छोड़ा था। अमर कार से उतरकर पैदल ही एक ओर चलने लगा। रास्ता वहीं खत्म होता था, इसलिए वह बढ़ता गया। अचानक उसके कदम ठिठक गए। जिस तरह के घर का वर्णन अनीता जी ने किया था वह एक वृद्धा आश्रम था। गेट खुला हुआ था। अमर आगे बढ़ा। तभी बगीचे में एक बेंच पर उसे अनीता जी कई वृद्धाओं से घिरी हुई दिखाई दी। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। अनीता जी बोल रही थी, मैंने झूठ बोला, लेकिन उस एक दिन में मैंने अपने बचे हुए दिनों की सारी खुशियाँ पा ली। मेरे बेटे ने तो बोझ समझ मुझे यहाँ ला पटका। एक बार हालचाल भी नहीं लेते। कल दुखी मन से मैं यहाँ से चली भी गई थी, लेकिन लता और अमर ने मेरी इच्छाओं को पूरा कर दिया। पर एक ही दुख है, मैंने उन भले लोगों से झूठ बोला, उन्हें धोखा दिया। इतना कहकर वह रोने लगी। अमर की भी आंखें भर आई। वह आगे बढ़ा और अनीता जी के कदमों के पास बैठ गया। अचानक अमर को सामने देख वो चक गई। अमर ने कहा, जिसने कहा आप बोझ हैं, मुझे और लता को आपकी ज़रूरत है। अब आप हमारे साथ ही रहेंगी, किसी अनाथ रिश्ते से साथ नहीं, बल्कि हमारी माँ बनकर। मुझे तो आपके बेटों पर तरस आता है जो इस ममतामयी माँ को यहाँ छोड़ गए। हमने भी आपको समझने में भूल की। चलिए मैं आज ही अपनी माँ को यहाँ से घर ले जाऊँगा। अनीता जी उठकर खड़ी हुई और हंसते हुए बोली, लोग तो बच्चे गोद लेते हैं और तू मुझ बूढ़ी को ले रहा है। अमर ने हंसते हुए अनीता जी का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, और इस बच्चे को अब कभी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। अनीता जी की सहेलियां उन्हें खुशी से विदा कर रही थी। सभी की आंखें नम थी, मानो बोल रही हों, हम में से एक को तो इस अभिशप्त जीवन से मुक्ति मिली, वरना उम्र के इस मोड़ पर अपना घर होते हुए भी आश्रितों की तरह जीवन जीना कितना पीड़ादायक होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।